नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और आज इस शो के दौरान बात करेंगे कांग्रेस के असमंजस की, जो अब तक अगले अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन में सिर्फ 2 दिन यानी कि 48 घंटे का वक्त बचा है और अब तक सिर्फ शशि थरूर के पर्चा दाखिल करने की बात सामने आई है। और इस बीच अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान संकट के बाद रेस में पिछड़ते दिख रहे अशोक गहलोत का नाम फिर से चर्चा में आ गया है। हालांकि गहलोत राजी नहीं हुए तो आला कमान ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। इसलिए दिग्विजय सिंह और मीरा कुमार समेत कई नामों की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। राजस्थान में उठे सियासी घमासान, मुख्यमंत्री पद पर फैसला और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद कमान संभाल ली है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग का बहिष्कार करने के मामले में गहलोत समर्थक 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस आलाकमान गहलोत और सचिन पायलट दोनों के संपर्क में है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने करीबी मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। मुलाकात की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर दावा किया कि गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं। ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। खाचरियावास ने गहलोत के अध्यक्ष पद पर नॉमिनेशन के सवाल पर कहा कि वो पर्चा भरेंगे या नहीं, इसकी जानकारी केवल मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को है। उन्होंने कहा कि गहलोत दिल्ली में 102 विधायकों की बात सोनिया गांधी से करेंगे। 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक हैं वो, और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। गहलोत गुट मुखर होकर अपनी बात रख रहा है। दूसरी तरफ गहलोत कैंप के विरोध का सामना कर रहे सचिन पायलट ने पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। पायलट पहले से ही दिल्ली में हैं। उनकी तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि वो हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पायलट ने राहुल गांधी से फोन पर बातचीत में अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने सवाल किया था कि वो कब तक बेइज्जती सहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय नेतृत्व गहलोत पर नरम है, लेकिन उनके करीबी नेताओं पर सख्ती दिखा रहा है। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में गहलोत के करीबी 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। विधायक दल की मीटिंग के लिए जयपुर गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में गहलोत का नाम नहीं लिया है। रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट दिए जाने को विवाद टालने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान आगे की संभावनाएं खुली रखने की रणनीति पर चल रहा है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद अशोक गहलोत का नाम एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 30 सितंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। अब तक केवल शशि थरूर और पवन कुमार बंसल ने ही नामांकन पत्र लिए हैं। शशि थरूर 30 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पवन बंसल खुद नामांकन करने से मना कर चुके हैं। ये मेरे तो ख्यालों ख्वाब में भी ये बात नहीं है। मैंने फॉर्म सिर्फ इस कारण लिए थे कि पिछली बार चंडीगढ़ के सदस्यों का एक फॉर्म रद्द हो गया था। इस बार मैं चंडीगढ़ कल जा रहा था। मैंने सोचा कि दिन बीच में कम रह रहे हैं, मैं जाके वहाँ ऐसी पिछली बार जैसी बात ना हो, जाके अपने प्रेसिडेंट को वहाँ ये फॉर्म दे दूं। कहा जा रहा है कि बंसल ने हाईकमान के इशारे पर ही नॉमिनेशन फॉर्म लेकर रखा है। ऐसे में कोई नया नाम सामने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक मीरा कुमार ने भी नामांकन पत्र लिया है। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने ए.के. एंटनी को दिल्ली बुलाया है। ऐसे में एंटनी का नाम भी अचानक चर्चा में आ गया है। हालांकि उन्होंने किसी भी अटकलों पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। एंटनी ने कहा कि वो 2 साल पहले ही
राष्ट्रीय राजनीति छोड़ चुके हैं। I don't want to comment on speculations. I have left already national politics 2 years back. So you are not contesting? I am not national politics at all. I left it 2 years back. कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने में अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। बड़ा सवाल ये है कि क्या अब गांधी परिवार अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद पर बैठाएगा? अगर गहलोत नहीं तो किसे कांग्रेस की कमान सौंपी जाएगी? रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के बाद राजस्थान और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। इस बीच विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में गहलोत को तो क्लीन चिट मिल गई है, हालांकि उनके 3 करीबियों पर एक्शन हुआ है। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए, इसलिए यहाँ के विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सचिन पायलट भारी नहीं है, भारी हैं। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस आलाकमान ने दखल दिया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने के मामले में गहलोत समर्थक 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस अनुशासन समिति ने मंगलवार रात को नोटिस जारी किए। तीनों नेताओं से 10 दिनों में जवाब मांगा गया है। पूरे मामले में सीएम अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। हमारे जिन नेताओं को नोटिस मिला है वो हमारे परिवार के मुखियाओं की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से मिला है। उस नोटिस का हम सम्मान करते हैं। वो हमारे जो नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य सचेतक जी, वो उसका सम्मान के साथ जवाब देंगे, क्योंकि हमारा परिवार यदि कहीं सवाल खड़े करता है उनके जवाब देना हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। इस बीच अशोक गहलोत ने अपने मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि उन्हें किसी भी पद का कोई लालच नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम सीएम आवास पर हुई आधे घंटे की मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस को अपना घर संभालने की सलाह दी है। बार बार जो भारतीय जनता पार्टी पर तरह तरह के लांछन लगाती है कांग्रेस, वो अपने घर को देखे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तो उनको खुद अपना आत्मलोचन करना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ जा रही है, कांग्रेस की क्या स्थिति दिनों दिन होती जा रही है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान और अगले अध्यक्ष के नाम पर असमंजस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. फिलहाल जयपुर से उठा सियासी घमासान अब दिल्ली पहुंच चुका है। कांग्रेस आलाकमान के पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। इसी दौरान उसे तय करना है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व के सामने असली चुनौती राजस्थान है। राजस्थान में उसे ऐसा रास्ता निकालना है जो हर पक्ष को मंजूर हो। 2 लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खूब कहा शांति धारीवाल ने कि कांग्रेस पार्टी में वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का, जहां से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, शांति धारीवाल की इस लाइन को आप तंज कहेंगे या सच्चाई कहेंगे? लेकिन अभी हकीकत ये भी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी को भी शायद नहीं पता है कि होने क्या वाला है। 48 घंटे से कम का समय रह गया नामांकन के लिए। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी की भाषा में एक शब्द कहा जाता है
कि इतना रायता फैला दिया गया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कि अब समेटना सोनिया गांधी के लिए मुश्किल हो गया है कि अब दिग्विजय सिंह का नाम भी आ रहा है, नया नाम दिग्विजय सिंह का भी आ गया अध्यक्ष पद के लिए। वो कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूँ नामांकन करने के लिए, केरल से निकल पड़ा हूँ। मीरा कुमार है, बंसल है, आप मानिए अंबिका सोनी है, कितने नाम आ गए हैं। और सबसे बड़ा नाम अभी भी अशोक गहलोत ही है। सबसे कन्फर्म नाम जो माना जा रहा है रेस में जो सबसे आगे है वो अशोक गहलोत ही है। अब डिपेंड ये करता है कि अशोक गहलोत क्या राज्य की कुर्सी कमान जो है सचिन पायलट को देने को तैयार है या नहीं है। क्योंकि जो कल बात हुई है, जो विधायकों से उनकी बात हुई है और जो खबर निकल के आ रही है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे से अध्यक्ष पद भी मुझे नहीं बनना है, मुझे मुख्यमंत्री भी नहीं बनना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 102 लोगों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो अगर इस शर्त पे अगर अड़ जाते हैं अशोक गहलोत तो बहुत दिक्कत होगी, आला कमान के लिए दिक्कत होगी कि उनको अध्यक्ष बनाने में दिक्कत होगी अगर वो अड़ जाते हैं। तो जिस तरह की बात हो रही है इसी वजह से कहीं ना डिले हो रहा है। देखिए 3:30 बजे उनके जाने की बात थी, फिर 5:30 बजे उनके जाने की बात जिसको उनके मंत्री ने कंफर्म किया, अब आ रहा है कि वो 8 बजे जाएंगे। तो ये जिद है कहीं ना कहीं, और दोनों आला कमान की जिद और अशोक गहलोत की जिद के बीच में पार्टी भी फंसी है और राजस्थान की पॉलिटिक्स भी फंसी हुई है। और ये मामला जो है रवि कहीं ना कहीं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, क्योंकि अगर अशोक गहलोत का शुरू से ही प्राथमिकता थी कि मैं मुख्यमंत्री बनकर रहूं राजस्थान का, तो इतना दिवालिया क्यों है कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप के रोल के लिए कि कोई और नहीं खड़ा हो पाया अध्यक्ष पद में के चुनाव के लिए जिसको साथ मिले गांधी परिवार का। ये क्या दर्शाता है इस पार्टी की दशा के बारे में? देखिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर आप जानती हैं तो इतिहास गौर कीजिए कि जब भी कोई अध्यक्ष उनके मन के बिना बना है, चाहे जो बना है उसकी हालात आप चाचा केसरी का याद कीजिए, किसी तरह से उनके केसरी साहब को कैसे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से निकाला गया था, उनको भागना पड़ा था, कैसे बर्ताव किया गया गैर गांधी फैमिली के एक प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के साथ, ये भी आप जानती हैं। तो जो गैर गांधी परिवार का आदमी है, जैसे शरद पवार को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, आपको ममता बनर्जी को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, राजेश पायलट जो थे उनका क्या हाल हुआ, उसके पहले सिंधिया साहब का क्या हाल हुआ। तो इस हाल को देखते हुए कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो रवि इतिहास गवाह है कि गैर गांधी अगर कोई अध्यक्ष बनता है कांग्रेस पार्टी का तो उसकी दुर्दशा ही होती है। कहने को चाहे गांधी परिवार अपने आप को न्यूट्रल रखे, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर पाए हैं। फिलहाल आपने जो जानकारी हमें दी उसके लिए बहुत शुक्रिया, और आगे भी लगातार लेटेस्ट अपडेट्स जयपुर से हम रवि त्रिपाठी से लेते रहेंगे। आज हम आपको पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े वो राज दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। आपको दिखाएंगे कैसे ये संगठन ऑपरेट करता था और देश में नफरत का जहर घोल रहा था। लेकिन उससे पहले देखिए कि आखिर कैसे पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को कुछ राजनीतिक दल हजम नहीं कर पा रहे हैं, वोट हित के लिए राष्ट्र हित में लिए गए फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। रेड के बाद प्रतिबंध, पीएफआई का दी एंड। बाईस और 27 सितंबर को छापेमारी के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले पीएफआई पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये फैसला लिया गया। तो पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी गाज गिरी। पीएफआई से जुड़े रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई प्रदेशों में इस तरह से छापेमारी की गई जिसमें बहुत सारे ऐसी चीजें निश्चित रूप से मिली होंगी, ऐसे साक्ष्य मिले होंगे जिनसे उनकी संलिप्तता प्रदर्शित होती है। देश की सुरक्षा का मामला है, जो भी कार्यवाही की गई है वो जनहित में और देश के हित में की गई है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है, और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है। पीएफआई पर प्रतिबंध के पीछे केंद्र सरकार ने कई वजहें गिनाई, मसलन देश में आतंकवाद को बढ़ावा देना, कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करना, टेरर फंडिंग, आपराधिक षड्यंत्र रचना, राजनीतिक हत्याओं को अंजाम देना, देश को तोड़ने की साजिश रचना, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना और पीएम मोदी की हत्या की योजना बनाना। पीएफआई पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन इससे कुछ राजनीतिक दल इत्तेफाक रखते नजर नहीं आ रहे। वो पीएफआई को मोहरा बनाकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाने और आरएसएस पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है,
तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाई है। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पीएफआई पर बैन के बाद देश के कई इलाकों में जश्न भी मनाया गया, फिर चाहे वो कर्नाटक का बागलकोट हो या फिर महाराष्ट्र का पुणे। पीएफआई के होर्डिंग उतर रहे हैं। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के दफ्तरों पर ताले लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस संदिग्ध संगठन की टेरर फाइल्स न सिर्फ खौफनाक है बल्कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएफआई पर प्रतिबंध को सियासत और धर्म युद्ध का जरिया बनाने की कोशिश भले ही हो रही हो, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। तो सवाल यह है कि पीएफआई ने हिंदुस्तान में कैसे अपनी जड़ें जमाई और देखते ही देखते मजहबी कट्टरपंथ को हवा देने वाला प्रमुख संगठन बन गया। जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश, पीएफआई का पाताल लोक। साल 2020, देश की राजधानी दिल्ली में दंगा और हिंसा। छतों से जो है पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। दो दिन से इसी तरीके की तस्वीरें पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रही है। साल 2022, फिर से देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा। साल 2021, पूरे देश में हिजाब के नाम पर अराजकता फैलाना। हमारे को हिजाब चाहिए, उतना ही हिजाब हम छोड़ नहीं सकते। साल 2022, पैगंबर पर बयान के मामले में उदयपुर से लेकर अमरावती तक लोगों की हत्या और जानलेवा हमला। जून 2022, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा। जुलाई 2012, असम में दंगा और हिंसा के बाद पूरे दक्षिण भारत में अराजकता फैलाना। केरल में 27 राजनीतिक हत्या और 86 लोगों की हत्या की कोशिश। 2010 में केरल में प्रोफेसर का हाथ काटना। आईएसआईएस और अलकायदा के साथ मिलकर हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इन सभी घटनाओं में एक संगठन का नाम बार बार आता है और ये है पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। साल 2007, तारीख 17 फरवरी, जगह बेंगलुरु। वैसे तो 22 फरवरी 2006 को ही पीएफआई का अनौपचारिक रूप से गठन हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसके गठन का ऐलान 17 फरवरी 2007 को किया गया।
इसे 3 संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। ये संगठन थे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और मिनिथा नीति पसाराय। ये तीनों संगठन दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पहले से काम कर रहे थे। लेकिन इन तीनों संगठनों में जिस संगठन के बारे में सबसे दिलचस्प जानकारी सामने आती है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ। 1992 में बाबरी मस्जिद के ढहाने के ठीक 2 साल बाद इस संगठन को बनाया गया था। 1994 में बनने के बाद नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट धीरे धीरे केरल में मजबूत होने लगा। पीएफआई के बनने से पहले ही नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट के सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता था। वर्ष 2003 में केरल के कोझिकोड के मराठ बीच पर 8 हिंदुओं की हत्या में एनडीएफ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए थे। यानी पीएफआई की स्थापना से पहले ही इसका सबसे महत्वपूर्ण संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट सांप्रदायिक विवादों में आ चुका था। पीएफआई के बाकी 2 संगठनों पर भी चरमपंथी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे थे। पीएफआई पर भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से संबंध होने का आरोप लगता रहा है। दावा तो यहां तक किया जाता है कि 2001 में सिमी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का गठन किया गया और ये सिमी का फ्रंट फेस बना। इसे समझने के लिए आपको सिमी और पीएफआई के फाउंडर मेंबर को जानना और समझना होगा। ये है नसीरुद्दीन इलामाराम, ईएम अब्दुल रहमान, ई अबू बकर और प्रोफेसर पी कोया। ये चारों पीएफआई के संस्थापक सदस्य थे। इन चारों सदस्यों में 2 प्रोफेसर पी कोया और ई अबू बकर सिमी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, जबकि ईएम अब्दुल रहमान सिमी में काफी सीनियर पोस्ट पर काम कर चुका है। इसके अलावा पीएफआई का राज्य सचिव अब्दुल हमीद भी कभी सिमी का सचिव रह चुका था। मतलब जो लोग पहले सिमी से जुड़े थे, बाद में उन लोगों ने ही न केवल पीएफआई की स्थापना की बल्कि उसके साथ लगातार जुड़े रहे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सिमी और पीएफआई अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी सिमी का ही नया रूप पीएफआई है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ओएमए सलाम की है, जो पीएफआई का अध्यक्ष है, जबकि दूसरी तस्वीर ईएम अब्दुल रहमान की है, जो पीएफआई का उपाध्यक्ष है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई जिन राज्यों में मौजूद है वो हैं दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा। पश्चिम में महाराष्ट्र और राजस्थान है, जबकि पूर्व में असम, मणिपुर, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा उत्तर में उत्तर प्रदेश और दिल्ली है, जबकि मध्य भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पीएफआई मौजूद है। इस मैप से साफ होता है कि दक्षिण भारत में पीएफआई पूरी तरह से फैल चुका है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है और देश के सभी बड़े राज्यों में पीएफआई अब मौजूद है। अभी तक दक्षिण भारत में केवल पकड़ रखने वाले पीएफआई ने उत्तर भारत में काफी तेजी से अपनी पैठ बढ़ाई है। ये देश के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। पीएफआई अपने बनाए स्ट्रक्चर के मुताबिक ही काम करती है। पीएफआई का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए इस चार्ट को समझना होगा। सबसे ऊपर नेशनल जनरल असेंबली है, उसके बाद हर राज्य स्तर पर कमेटी है, उसके नीचे जोनल स्तर पर संगठन है जिसमें 2 से ज्यादा जिले शामिल हैं। इसके बाद जिले के स्तर पर संगठन होता है जिसमें 3 से 10 डिवीजन शामिल होते हैं। जिले से नीचे डिवीजन होता है जिसमें 3 से 10 एरिया होते हैं। डिवीजन के नीचे एरिया होता है जिसमें 3 से 10 यूनिट होते हैं और सबसे नीचे यूनिट होता है। हर यूनिट में
20 सदस्य होते हैं। साफ है कि पीएफआई बेहद सुनियोजित तरीके से देश भर में अपना जाल धीरे धीरे फैला रहा है। एक तरफ लोगों की पहचान छिपाकर इसके सदस्य भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे समूह में यह संगठन बनाकर पूरे देश में नीचे तक फैल रहा है। बीते 15 वर्षों में पीएफआई का नाम कई संगीन अपराध के साथ जुड़ा है। देश भर में दंगे की साजिश से लेकर हत्या करने, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से लेकर आतंकियों के साथ मिली भगत के आरोप पीएफआई पर लगते रहे हैं। केरल में प्रोफेसर का हाथ काटने का आरोप हो या कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता की हत्या, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा हो या मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगा, राजस्थान के करौली में हिंसा हो या उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल का सिर कलम या अमरावती में केमिस्ट उमेश प्रहलाद राव कोहले की हत्या हो या कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल, असम के दोरंग में हिंसा हो या बेंगलुरु में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, दिल्ली में सीएए और एनआरसी के विरोध में धरना प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा हो या दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा, इन सभी मामलों में पीएफआई का बार बार नाम आता रहा है। पीएफआई के अपराधों की फेहरिस्त काफी लंबी है। जैसे जैसे ये संगठन पुराना होता गया, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा संगीन अपराध करने के आरोप लगने लगे हैं। पीएफआई की पूरी अपराध कुंडली को देखने से पहले केवल इस साल के कुछ मामलों पर नजर डालें तो यह अपने आप में बेहद डराने वाला है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो 21 मई को केरल के अल्लापुझा में पीएफआई की एक रैली का है। इस रैली का नाम गणतंत्र बचाओ रैली था, लेकिन इस रैली के दौरान एक नाबालिग बच्चा बार बार अलग अलग नारे लगा रहा था, जिसमें कभी हिंदुओं और ईसाइयों को मारकर हिंदुस्तान को मुस्लिम देश बनाने की धमकी दे रहा है, तो कभी बाबरी और ज्ञानवापी में सजदा करने की चुनौती दे रहा है। ये नाबालिग बालक कह रहा है कि हिंदुओं को अपने अंतिम संस्कार के लिए चावल रखना चाहिए और ईसाइयों को उनके अंतिम संस्कार के लिए धूप रखनी चाहिए। अगर आप ठीक से रहेंगे तो आप हमारी जमीन में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो हम आजादी जानते हैं। शालीनता से रहो, शालीनता से जियो। इस नाबालिग बच्चे ने आगे कहा, हम बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों में एक दिन सजदा जरूर करेंगे। तुम संघी लोग इस बात को ठीक से समझ लेना। साथ ही कह रहा है कि ना हम पाकिस्तान जाएंगे और ना ही बांग्लादेश जाएंगे, इसी देश की 6 फीट जमीन में ही दफन होंगे।